प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार। और राज्य संबंधी विचार में कौटिल्य ने राज्य के क्या कार्य बताए हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 28 होगा, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है बेटो। कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार, राज्य के कार्य, लेक्चर नंबर 28। अर्थात आज हम कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार में केवल राज्य के कार्य की चर्चा करेंगे कि भाई कौटिल्य ने अपने विश्व प्रसिद्ध रचना गौरवमयी ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों के बारे में क्या कुछ विचार प्रकट किए हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है आज जो कि किसी न किसी रूप में यूपीएससी, यूजीसी, नेट, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर इत्यादि के अंतर्गत पूछा ही जाता है। इसी के साथ में स्नातकोत्तर स्तर के जो विद्यार्थी हैं, मतलब जो एमए कर रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और बीए के जो स्टूडेंट्स हैं, स्नातक के हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी किसी न किसी रूप में जो है कौटिल्य के राज्य के कार्य पूछे जाते हैं। और मैंने यह भरसक प्रयास किया है कौटिल्य के राज्य के कार्यों को समझाने के लिए कि मेरे विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी एक से एक अच्छे से अच्छे राइटर हैं, उन सभी की किताबों की सहायता लेते हुए और अपने स्वयं के विचार देते हुए आपके लिए यहाँ जो है राज्य के कार्यों के संदर्भ में अनेकों बिंदु बनाए हैं। आप इन पॉइंट्स के माध्यम से कौटिल्य के राज्य के कार्यों को आसानी से समझ सकते हैं। यस बेटा, करें शुरू। ध्यान दें अब बेटा, कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को समझें, इसके लिए ये ध्यान दें कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य संबंधी विचारों को समझाने के लिए इसको 5 शीर्षकों के आधार पर समझाया है। पहला बताया है इन्होंने राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। क्रम से राज्य की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने समझौते सिद्धांत की बात की कि भी राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। दूसरा जो इसने अपना शीर्षक दिया है कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य संबंधी विचारों को समझाने के लिए, वो दिया है राज्य की जो है प्रकृति, राज्य की प्रकृति के ऊपर। और तीसरा है राज्य का उद्देश्य, और चौथा है सप्तांग राज्य। मतलब यहाँ मैंने राज्य की प्रकृति, राज्य का जो उद्देश्य है और सप्तांग राज्य है बेटा, ये तीनों मैंने लेक्चर नंबर 27 में समझा दिए। राज्य की प्रकृति के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि राज्य की जो प्रकृति है वह प्रकृति कृत्रिम है, भौतिकवादी है, और इसी के साथ में एक नैतिक संस्था है। बाकी मैंने इसके बारे में पिछले लेक्चर में अच्छे समझा दिया है। उद्देश्य की बात आती है तो उद्देश्य के बारे में कौटिल्य ने जो है अपने राज्य संबंधी विचारों को अर्थशास्त्र में समझाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राज्य का उद्देश्य होगा प्रजा रक्षण, प्रजारंजन, जिसे कि इन्होंने योगक्षेम भी कहा है। योगक्षेम, ये योगक्षेम क्या है, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया है। चौथा है सप्तांग राज्य, जिसे सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है, सप्तांग राज्य का अवधारणा भी कहा जाता है। मतलब यहाँ कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य निर्माण के 7 तत्व बताए हैं, 7 अंग बताए हैं, 7 प्रकृतियाँ बताई हैं। इसे ही सप्तांग राज्य की अवधारणा कहा जाता है। सप्तांग राज्य की अवधारणा को मैंने लेक्चर नंबर 27 में अच्छे से समझा दिया है। अब वो सप्तांग राज्य में 7 अंग कौन से होते हैं, एक बार आज पुनः दोहरा रहा हूँ मैं। जैसे स्वामी, पहला स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, ये जो है 7 अंग, 7 प्रकृतियाँ, 7 तत्व हो गए। इसे ही जो है सप्तांग राज्य का उदाहरण है, सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। तो 4 नंबर तक तो मैंने आपको समझा दिया। आज हम बात करेंगे राज्य का कार्यक्षेत्र, ये 5वां शीर्षक है। मतलब कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को समझना हो तो आपको इन 5 शीर्षकों के आधार पर कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को समझना चाहिए, अन्यथा अधूरा रह जाएगा, और अधूरा रहेगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और ये बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि मैं आपको जिस व्यवस्थित रूप में समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा, आपको राजनीति विज्ञान समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम राज्य के कार्य क्षेत्र की बात करेंगे कि भाई कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य संबंधी विचारों को समझाते समय जो है 5वां शीर्षक कार्य क्षेत्र दिया है। तो राज्य के क्या कार्य बताएं, इन कार्यों की चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। लेक्चर नंबर 28, चलिए। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है बेटा, कौटिल्य प्लेटो की तरह, प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक लिखी है
रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। यूनान के थे ये प्लेटो, जो कि अरस्तु के जो है गुरु थे और प्लेटो का गुरु सुकरात था, है ना। अब वास्तव में जो कौटिल्य है वो एक प्लेटो की तरह काल्पनिक विचारक नहीं थे, बल्कि कौटिल्य एक व्यवहारिक राजशास्त्री थे। ना ही मनु की तरह धर्मशास्त्री थे। मनु मूलतः धर्मशास्त्री थे। उन्होंने अपनी रचना मनुस्मृति लिखी है। मनुस्मृति में जो है 12 अध्याय हैं और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। इन्होंने अध्याय नाम नहीं दिया, अधिकरण नाम दिया है कौटिल्य ने। तो 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण में क्या कुछ है ये सब मैंने आपको पीछे समझा दिया है। तो बेटा यहाँ नोट करेंगे आप, व्यवहारिक राजशास्त्री के रूप में, मतलब कौटिल्य एक व्यवहारिक राजशास्त्री है बेटा। कौटिल्य मनु की तरह धर्मशास्त्री नहीं, मनु तो धर्मशास्त्री है मूलतः, और कौटिल्य व्यवहारिक राजशास्त्री हैं। ये काल्पनिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक राजशास्त्री। चूँकि कौटिल्य एक अध्यापक थे और अध्यापक होने के नाते इन्होंने वास्तविक रूप में व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत ज़्यादा रुचि रखी थी। व्यवहारिक राजशास्त्री के रूप में कौटिल्य ने राज्य के कार्यों में, नोट करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, कौटिल्य ने राज्य के कार्यों में उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया है जो एक श्रेष्ठ व प्रजा पालक राजतंत्र की धारणा के अनुरूप हैं। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों के अंतर्गत, ऐसे नोट करेंगे आप, राज्य के कार्यों के अंतर्गत उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया है जो एक श्रेष्ठ व प्रजापालक, ध्यान दें, जो एक श्रेष्ठ व प्रजापालक राजतंत्र की धारणा के अनुरूप है। चूँकि कौटिल्य जो है राजतंत्रीय व्यवस्था के समर्थक थे। उस समय वास्तव में देखा जाए तो कौटिल्य ने लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अनुरूप इन्होंने राज्य के कार्य बतलाए हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात लेते हैं हम। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के जिन कार्यों का उल्लेख किया है उन कार्यों के अध्ययन से, उन कार्यों के विवरण से, नोट करेंगे, राज्य के कार्य संबंधी विवरण की प्रमुख विशेषताएं। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के जो कार्य बताए हैं, राज्य के जो विस्तृत कार्य बताए हैं, राज्य के कार्यों का जो इन्होंने विवरण दिया है, उस राज्य के कार्य संबंधी विवरण की कुछ विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। ये भी समझना जरूरी है। अब ये विशेषताएं उभरकर सामने आती है तो 4 विशेषताएं बन जाती हैं। मतलब राज्य के कार्यों का इन्होंने जो विवरण दिया ना अर्थशास्त्र में, है ना, उन कार्य के विवरण की 4 विशेषताएं निकलकर सामने आती हैं। क्या 4 विशेषताएं निकलकर सामने आती हैं, जिसमें से जो है पहली विशेषता आती है, राज्य के उद्देश्य के अनुसार ही राज्य के कार्य स्वीकार्य हैं। बेटा ध्यान दें, मतलब पहली विशेषता ये है कि राज्य के उद्देश्य के अनुसार ही राज्य के कार्य स्वीकार्य हैं। मतलब कौटिल्य ने राज्य का जो उद्देश्य बताया है, उद्देश्य क्या बताया बेटा, उद्देश्य इन्होंने बताया है प्रजारक्षण, प्रजारंजन, जिसे कि योगक्षेम भी कहा जाता है। योग में प्रजारक्षण आएगा, क्षेम में प्रजारंजन आएगा, है ना। योग नकारात्मक कार्यों की तरफ संकेत करता है, क्षेम सकारात्मक कार्यों की तरफ संकेत करता है, जिसे कि योगक्षेम भी कहा जाता है। मतलब जो है राज्य का जो उद्देश्य बताया इन्होंने प्रजारक्षण, प्रजारंजन बताया। तो इसके हिसाब से मतलब राज्य के उद्देश्य के अनुसार ही इन्होंने राज्य के कार्य स्वीकार्य हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में नोट करें यहाँ, मतलब यहाँ कार्यों की दृष्टि से संपूर्ण उद्देश्य को जो है वास्तविक रूप में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 4 भागों में विभाजित किया है। अर्थात कार्यों की दृष्टि से संपूर्ण जो उद्देश्य है, राज्य का उद्देश्य प्रजारक्षण, प्रजारंजन है, लेकिन फिर भी इन्होंने संपूर्ण उद्देश्य को 4 भागों में विभाजित किया है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, कार्यों की दृष्टि से संपूर्ण उद्देश्य, मतलब कार्यों की दृष्टि से राज्य के संपूर्ण उद्देश्य को इन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया है। वो 4 भाग हैं। नंबर 1 अप्राप्त की प्राप्ति, जो वस्तु मतलब प्राप्त नहीं की गई है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए राज्य के द्वारा, तो अप्राप्त की प्राप्ति। दूसरा है प्राप्त हुए की रक्षा। अब जो प्राप्त कर लिया गया है, राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि प्राप्त की हुई की रक्षा करे। तीसरा है रक्षित की वृद्धि। अब जो प्राप्त किया उसकी जो आप रक्षा कर रहे हैं तो उस रक्षित की भी लगातार वृद्धि करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है रक्षित की वृद्धि। और चौथा है वृद्धि हुए का पात्र अनुसार वितरण। मतलब जिसकी आप वृद्धि कर रहे हैं, राज्य जिसकी वृद्धि कर रहा है उसको जो है पात्र अनुसार, मतलब योग्य, क्या बेटा, योग्य
मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, उन लोगों में उसका जो है न्यायपूर्वक तरीके से वितरण किया जाना चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने यहाँ वितरणात्मक न्याय की भी चर्चा की है। वितरणात्मक न्याय, यस, कौटिल्य ने वास्तविक रूप में सुधारात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय इन दोनों की चर्चा अपनी रचना अर्थशास्त्र में की है, जिसकी चर्चा हम कौटिल्य का जब न्याय संबंधी विचार समझाएंगे तो उस समय करेंगे। ठीक है बेटा, आप ध्यान दें, यहाँ मैंने लिख दिया है प्रजारक्षण, प्रजारंजन या योगक्षेम। इसका मतलब क्या है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो राज्य के उद्देश्य के अनुसार ही राज्य के कार्य स्वीकार है। तो राज्य का उद्देश्य इन्होंने प्रजारक्षण प्रजारंजन बताया और इसके अनुसार ही इन्होंने इसके कार्य स्वीकार हैं। प्रजारक्षण प्रजारंजन के ऊपर मनु ने ही बल दिया है, कौटिल्य ने बल दिया, शुक्र ने बल दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत राज्य के कार्यों में वास्तविक रूप में प्रजारक्षण और प्रजारंजन की बात की जाती थी। इस प्रजारक्षण मतलब जनता की जीवन और संपत्ति रक्षा करना, प्रजारंजन का मतलब है जन कल्याण से संबंधित कार्य करना। तो प्रजारक्षण योग जो होता है वो प्रजारक्षण में आएगा, जो क्षेम होता है प्रजारंजन में आएगा। ऐसे भी कह सकते हैं योग नकारात्मक कार्य में आएगा, क्षेम सकारात्मक कार्य में आएगा। मतलब जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की बात आती है तो वो योग में आएगा, और जब जन कल्याण संबंधित कार्यों की बात आती है तो वो क्षेम में आएगा। तो इसका मतलब जो है योग क्षेम जो है ये इसका उद्देश्य और उद्देश्य के अनुसार राज्य के कार्य इन्होंने बतलाए हैं, या जो उद्देश्य प्रजारक्षण प्रजारंजन और प्रजारक्षण प्रजारंजन के हिसाब से ही कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के कार्य बताए हैं। दूसरी विशेषता है बेटा, समस्त कार्यों का उल्लेख राजा एवं उसके अधिकारियों के कार्यों के रूप में किया गया है, राज्य के नाम से नहीं। अब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के जो कार्य बताए ना, उन कार्यों की दूसरी विशेषता ये निकलती है कि राज्य के जो समस्त कार्यों को उल्लेख राजा एवं उसके अधिकारियों के कार्यों के रूप में क्या है। मतलब जो ये राज्य के कार्यों को उल्लेख किया है वो राजा और उसके अधिकारियों के कार्य के रूप में किया गया है, राज्य के नाम से नहीं किया है उल्लेख। राजा के नाम से इसका उल्लेख किया है, राजा के अधिकारियों के नाम से उल्लेख किया है। इसकी दूसरी विशेषता ये भी ध्यान रखना है। तीसरी विशेषता है राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत स्वीकार है। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों का जो विवरण दिया है उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कौटिल्य ने राज्य के कार्य क्षेत्रों को अत्यंत विस्तृत स्वीकारा, अत्यंत व्यापक स्वीकारा है। जैसे आधुनिक समय में हम देखेंगे तो जो व्यक्तिवादी विचारधारा है, व्यक्तिवादी विचारधारा तो ये कहते हैं कि वो राज्य सबसे अच्छा है जो कम से कम कार्य करे, लेकिन यहाँ तो जो है कौटिल्य ने राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्रों को स्वीकार किया है। जैसा कि आधुनिक समय में लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य के विस्तृत कार्यों को स्वीकार किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के राज्य संबंधी कार्यों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। हालांकि आधुनिक समय के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में और कौटिल्य के राज्य के कार्यों के अंतर्गत थोड़ा सा डिफरेंस है। ये नहीं कह सकते हैं कि कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट रूप में दी है, ऐसा नहीं कह सकते। इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा, ध्यान दें बेटा। चौथा है राजतांत्रिक, चूँकि कौटिल्य ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन किया है, तो राजतांत्रिक राज्य व्यवस्था के प्रसंग में प्रजा हितकारी या प्रजा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकारा है। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में ये बात सत्य है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रजा हितकारी या प्रजा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी स्वीकार किया है। तो ये इसकी जो है चौथी विशेषता बन जाती है। इन चार विशेषताओं के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि कौटिल्य जो है राज्य के कार्यों के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब विशेषताएं क्लियर हो जाती है तो उसके बारे में आगे कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम लेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के क्या कार्य बतलाए, या कौटिल्य ने राज्य के क्या कार्य बतलाए, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए बेटा, नंबर 1 शांति एवं व्यवस्था। कौटिल्य ने राज्य का सबसे पहला कार्य बताया शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। मतलब आंतरिक रूप में, आंतरिक रूप का मतलब होता है राज्य के अंदर आंतरिक रूप में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये राज्य का सबसे पहला कार्य है। अर्थात आंतरिक रूप में राजा ये देखेगा कि भाई किसी भी रूप में जो अपराधी हैं वो अपराधी साधारण लोगों को परेशान नहीं करें, किसी भी रूप में जो है गृहयुद्ध जैसी स्थिति नहीं हो, और जो समाज के अंतर्गत अपराधी हैं उन अपराधियों के लिए दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि जो अपराधी हैं ना, जो समाज कंटक हैं, वो राजा के नियमों से, कानूनों से भयभीत रहें, और जिससे कि जो है राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनी रहे, और जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, दुर्बल व्यक्ति हैं, है ना, तो वो किसी भी रूप में जो भयभीत नहीं हो। तो ये देखना जो है राज्य का कार्य है, नंबर 1। दूसरा है समाज व्यवस्था की रक्षा। बेटा वास्तव में ये
राज्य का ही कार्य है क्या, समाज व्यवस्था की रक्षा करना, सोशल सिस्टम। अब समाज व्यवस्था की रक्षा कैसे करेगा, चूँकि प्राचीन भारत के अंतर्गत समाज व्यवस्था का आधार वर्ण और आश्रम व्यवस्था थी, तो चारों वर्ण के लोग और चारों आश्रम के लोग अपने अपने धर्म का, अपने अपने नियत कर्तव्य का पालन करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हो गए, तो ये चारों वर्णों की व्यक्ति अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें। 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो चारों आश्रम की व्यक्ति भी अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करें, और जो आश्रम धर्म का, वर्ण धर्म का पालन नहीं करता तो इसके लिए जो है राजा के द्वारा दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में कहा है। इसलिए दूसरा जो कार्य वह है समाज व्यवस्था की रक्षा, है ना, सोशल सिस्टम की। मैंने समाज व्यवस्था के ऊपर कौटिल्य का अलग से भी लेक्चर अपलोड कर दिया है, किस नाम से, सामाजिक दर्शन नाम से। तीसरा कार्य है राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा। नोट करें बेटा, राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा, अर्थात कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप में राज्य के कार्य की चर्चा करते हुए कहा है कि राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा, अर्थात राजा राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा करे। अब वास्तव में सप्तांग स्वरूप का मतलब यहाँ राज्य निर्माण के 7 अंग हो गए। स्वामी, जो कि प्रधान है, प्रथम है, महत्वपूर्ण है। स्वामी, अमात्य, जनपद, जनपद, दुर्ग, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। अब यहाँ 7 प्रकृति हो गई, जैसे राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा 7 प्रकृति हो गई, तो यहाँ राजा राज्य के द्वारा ये देखा जाएगा कि सातों प्रकृतियों में संतुलन बना रहे। और इसके साथ में राजा को प्रथम स्थान इसलिए दिया गया है कि जो राजा होता है वह अन्य जो 6 प्रकृतियाँ हैं उन 6 प्रकृतियों की समृद्धि का पूरा ध्यान रखें। भाई टोटल 7 प्रकृति होगी, राजा प्रथम स्थान पर है, तो राजा के द्वारा अन्य 6 प्रकृतियों को, अन्य 6 अंगों को, अन्य 6 तत्वों को ध्यान में रखना होगा कि भी उनकी समृद्धि हो। क्योंकि अगर मान लीजिएगा सेना की समृद्धि नहीं हो रही है, राजकोष भरा पूरा नहीं है, तो ऐसे में जो है राजा फिर राज्य के बारे में जन कल्याणकारी कार्य कैसे कर पाएगा, बाहरी सीमाओं की रक्षा भी नहीं कर पाएगा अगर सेना समृद्ध नहीं है। तो कहने का मतलब है राजा के द्वारा जो 6 प्रकृति हैं उन 6 प्रकृतियों की समृद्धि का ध्यान रखा जाना चाहिए। टोटल तो 7 प्रकृति होगी, स्वामी, अमात्य, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग है, कोष, सेना, मित्र। तो जो स्वामी है, जो राजा है, वो अन्य 6 प्रकृतियों को ध्यान में रखेगा, तो टोटल 7 प्रकृतियों की 7 अंग होगी। तो ये भी जो है राज्य का कार्य होगा। चौथा है राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा तथा इसका विस्तार। अब ध्यान दें बेटा, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में ये भी बताया है कि राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा केवल आंतरिक शांति व्यवस्था का ही जो कार्य नहीं किया जाए, बल्कि राज्य की बाहरी आक्रमण से भी रक्षा की जाए। चूँकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजा दंडधर है, राजा को दंड का अधिकार दिया गया है, दंड का अधिकार दिया गया है, तो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है संप्रभुता कहलाती है। तो राजा को सर्वोच्च शक्ति दी गई है कि आंतरिक रूप में इसके पास शक्ति होगी, बाहरी रूप में भी शक्ति होगी। इसका मतलब राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा तथा इसका विस्तार भी करे। मतलब राज्य का ये भी कार्य है कि बाहरी आक्रमण से जनता की रक्षा करे। जनता की रक्षा तभी कर पाएगा जबकि उसका जो सेना है ना, उसका जो सेना है वो शक्तिशाली होगा। जितनी ज़्यादा सेना शक्तिशाली होगी उतनी अच्छी से रक्षा की जाएगी। अगर सेना शक्तिशाली नहीं है तो वास्तविक रूप में यहाँ जो है सीमाओं की रक्षा नहीं की जा सकती। इसी के साथ में कौटिल्य ने ये भी बताया है कि बाहरी आक्रमण से रक्षा के साथ साथ राजा अपनी सीमाओं का भी विस्तार करता रहे। तो एक प्रकार से यहाँ विस्तारवाद की नीति समाहित है कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसका कहना है कि राजा के द्वारा जो है अपनी सीमाओं के विस्तार का भी प्रयास किया जाना चाहिए। सीमाओं का विस्तार तभी होगा जबकि उसके पास सैनिक शक्ति ज़्यादा होगी। ठीक है। 5वां है राज्य के न्याय संबंधी कार्य। कौटिल्य ने वास्तविक रूप में न्याय संबंधी कार्य को भी जो है राज्य के कार्य में सम्मिलित किया है, अर्थात राजा के द्वारा न्याय संबंधी कार्य भी किया जाएगा। अब यहाँ वास्तव में चूँकि राजा राज्य की स्थापना अराजक अवस्था का अंत करने के लिए की गई है, मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए की गई है। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जो एक प्रकार से मैं कहूँगा बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, शक्तिशाली लोग दुर्बल लोगों को परेशान करते हैं। तो यहाँ वास्तविक रूप में राज्य का ये कार्य है, राजा ये देखेगा कि कहीं जो है शक्तिशाली लोग दुर्बल लोगों को परेशान तो नहीं करें। अगर परेशान कर रहे हैं तो फिर ऐसे भी इनके लिए जो है दंड की व्यवस्था की जाएगी। और इसी आधार पर इन्होंने जो है कंटक शोधन और धर्म स्थीय न्यायालय 2 प्रकार के न्यायालयों की बात की है। बाकी न्याय व्यवस्था के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा।
छठा है राज्य के आर्थिक कार्य। बेटा ध्यान दे, राज्य का आर्थिक कार्य। वास्तविक रूप में कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के आर्थिक कार्य की भी चर्चा क्यों की है? क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो जब तक देखो राज्य की 7 प्रकृति में कोष का स्थान आता है ना, राजकोष। भाई स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग है ना, उसके बाद में कोष आता है, फिर सेना आती है, फिर मित्र आता है, तो कोष को स्थान दिया गया है। तो इसका मतलब राजकोष के बारे में जो है राजा को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस राजा का राजकोष खजाना खाली होगा तो वह संकट का मुकाबला नहीं कर पाएगा और बाहरी आक्रमणों से भी जो है राज्य की अच्छी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो राज्य का आर्थिक कार्यों में कौटिल्य ने बताया है सबसे पहला तो ये कोष संबंधी कार्य। अब यहाँ राज्य का आर्थिक कार्यों में भी आप चाहें तो बिंदु बना सकते हैं। पहला बिंदु ए, अर्थात पहला बिंदु हो गया आर्थिक कार्यों में कोष संबंधी कार्य, मतलब राजा के द्वारा ये भरसक प्रयास किया जाए कि राजकोष को भरा पूरा रखे, जिससे कि संकट के समय में जो है वो कोष खजाना काम आ सके। हाँ, इतना जरूर कहा है कि राजकोष भरने का प्रयास किया जाए, लेकिन धर्मपूर्वक तरीके से, अधर्मपूर्वक तरीके से जो है खजाने को नहीं भरा जाए। जनता के ऊपर वास्तविक रूप में इस रूप में कर लगाए जाने चाहिए जिससे कि जनता परेशान नहीं हो। जैसे एक भौरा होता है, मधुमक्खी जो होती है वो जो है फूलों से रस ग्रहण कर लेती है, उससे शहद का निर्माण भी किया जाता है, लेकिन फूल मुरझाता नहीं है। ऐसे जनता के ऊपर कर लगाए, लेकिन जनता जो है प्रताड़ित नहीं हो, परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो। इसके बाद में राज्य के आर्थिक कार्य में दूसरा ले लेंगे, दूसरा है कृषि संबंधी कार्य। राज्य के द्वारा कृषि संबंधी कार्य भी किए जाएंगे, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ राज्य के द्वारा जो है सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। क्या सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी? इसी के साथ में जो किसान है, किसानों की जो है आर्थिक सहायता की जाएगी। जब जो है खेती के अंतर्गत मैं कहूँगा कि बीजारोपण हो रहा हो तो उस समय जो है किसानों को बीज के लिए ऋण दिया जाए, खाद के लिए ऋण दिया जाए, कर्जा दिया जाए। तो ये जो है इसके अंतर्गत अनेकों कार्य आ जाते हैं, कृषि संबंधी कार्य। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद इसी में तीसरा ले लेंगे पशुधन की रक्षा एवं वृद्धि संबंधी कार्य, अर्थात आर्थिक कार्य में तीसरा ले लेंगे पशुधन की रक्षा एवं वृद्धि संबंधी कार्य। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप में कहा है कि पशुधन की रक्षा और वृद्धि संबंधी कार्य भी राज्य के द्वारा की जाए। मतलब वास्तविक रूप में पशुओं के अंतर्गत कोई रोग ना फैले, रोग फैलता है तो उसकी जो है रक्षा राज्य के द्वारा की जाए। राजा के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि भी पशुधन की किसी बीमारी से जो है मृत्यु नहीं हो। इसी के साथ में श्रेष्ठ प्रजनन हो, इसकी भी व्यवस्था जो है राज्य के द्वारा की जाए। पशुधन की रक्षा एवं वृद्धि संबंधी कार्य, इसी के साथ में जो है पशुधन की वृद्धि हो, यह भी जो है राजा देखेगा। और इसी में चौथा ले लेंगे राज्य का आर्थिक कार्य में राज्य के व्यापार संबंधी कार्य। वास्तविक रूप में जो है राज्य के द्वारा व्यापार संबंधी कार्य भी किए जाएंगे, स्वयं राज्य के द्वारा व्यापार संबंधी कार्य भी किए जाएं, जिससे कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ या मजबूत हो सके। तो ये राज्य का आर्थिक कार्य आगे आप नोट कर सकते हैं। अब सातवां कार्य ले लेंगे राज्य के प्रजा कल्याणकारी कार्य। सातवां बिंदु है राज्य के प्रजा कल्याणकारी कार्य। बेटा देखो, राज्य के प्रजा कल्याणकारी कार्य या राज्य के जनहितकारी कार्य या राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जनहित से संबंधित कार्य आ जाते हैं। एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत प्रजारंजन के कार्य आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो राज्य के प्रजा कल्याणकारी कार्यों के ऊपर भी मैंने दुनिया भर के यहाँ पॉइंट्स आपके लिए तैयार किए। आप चाहें तो राज्य के प्रजा कल्याणकारी कार्यों को भी बिंदु के आधार पर समझ सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ राज्य के प्रजा, नोट करें आप, राज्य के प्रजा कल्याणकारी कार्यों को हम निम्न बिंदु के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं या निम्न बिंदु के आधार पर समझा सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं। कैसे भी लिखेंगे। प्रजा कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत पहला आ जाएगा स्वास्थ्य संबंधी कार्य। राज्य के द्वारा प्रजा कल्याणकारी कार्य में पहला कार्य आता है स्वास्थ्य संबंधी कार्य, अर्थात राजा ये देखे कि भाई जनता स्वस्थ रहे तो इसके लिए जो है राजा के द्वारा औषधालयों की स्थापना की जाए, प्रशिक्षित चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए, व्यायामशालाओं की व्यवस्था की जाए, जिससे कि व्यायाम करेंगे, जिम्नास्टिक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उससे वो स्वस्थ रहेंगे, बलशाली रहेंगे। तो राजा राज्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसमें दूसरा आ जाएगा अग्नि एवं बाढ़ से रक्षा। राजा राज्य का ये भी कार्य है कि भाई विशेषकर गर्मी के मौसम में ये देखे कि भाई अग्नि किसी घर में लग जाती है तो अग्निशमन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उस समय वास्तविक रूप में कच्चे मकान हुआ करते थे तो अग्नि का विशेष भय रहता था। तो अग्निशमन की व्यवस्था राजा राज्य के द्वारा की जाए और इसी के साथ में बाढ़ से भी रक्षा की जाए। मतलब चूँकि
जब बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के भरसक प्रयास जो है राजा राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। तो आज भी आप देख सकते हैं अग्नि और बाढ़ से रक्षा जो है राज्य के द्वारा की जाती है कि नहीं की जाती है। तो बेटा इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आधुनिक समय में सारे कार्य किए जाते हैं। अब इसमें तीसरा आ जाता है, तीसरा किसमें, तीसरा इसमें प्रजा कल्याणकारी कार्य, दुर्भिक्ष से प्रजाजन की रक्षा। मतलब एक प्रकार से मैं कहूँगा कि जो अकाल है, अकाल से भी जो है जनता की रक्षा राजा के द्वारा की जाए। तो इसके लिए क्या किया जाए, अन्न का भंडार जो है भरा पूरा होना चाहिए। राजा के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जब अगर दुर्भिक्ष आ जाए तो दुर्भिक्ष के समय में जो है जो अन्न का भंडार है उससे जो है जनता के जीवन की रक्षा की जा सके। मतलब भूख से जो है परेशान होकर के जनता अपने प्राण ना त्याग दे। चौथा आ जाता है इसमें शिक्षा एवं नैतिकता संबंधी कार्य। नोट करें, चौथा आ जाता है इसमें शिक्षा एवं नैतिकता संबंधी कार्य। अब चूंकि कौटिल्य के समय में जो शिक्षा था वो वास्तविक रूप में एक निजी कार्य था, एक निजी कार्य था, लेकिन फिर भी जो है राजा के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो मंदिर होते हैं, है ना, क्योंकि विशेषकर मंदिरों के द्वारा ही उस समय गुरुकुल हुआ करते तो उनके द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। लेकिन फिर भी कौटिल्य ने ये कहा है अपने अर्थशास्त्र में कि राजा का ये कर्तव्य है, राजा का ये कार्य है कि वो जो है शिक्षा एवं नैतिकता संबंधी कार्य भी करे। मतलब शिक्षा से संबंधित ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि अच्छे से अच्छे रूप में बच्चों को शिक्षा मिल पाए। इसी के साथ में नैतिक मूल्यों की तरफ भी जो है राजा को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला है पांचवा, हानिकारक जंतुओं से कृषि की रक्षा। राजा राज्य का ये भी कार्य है कि जो हानिकारक जंतु होते हैं उससे कृषि की रक्षा की व्यवस्था करे। जैसे मान लीजिएगा चूहे हैं, टिड्डियां हैं, इनसे रक्षा की भरसक व्यवस्था राजा राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। तो आज आप देखते हैं आधुनिक समय में भी राज्य के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। छठा आ जाता है इसमें हिंसक पशुओं से रक्षा। राजा को वास्तविक रूप में जो हिंसक पशु होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उनसे प्रजाजन की रक्षा की जानी चाहिए। और जो मनुष्य इतना बलशाली है कि हिंसक पशुओं से जनता की रक्षा करता है तो राजा के द्वारा उसको पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि भविष्य में वो और ज़्यादा प्रजाजन की अच्छे से रक्षा कर सके। तो हिंसक पशुओं से भी जो है रक्षा करे राजा राज्य जनता की। तो आज भी आप देख सकते हैं हिंसक पशुओं से, है ना, जंगली जानवरों से राजा जो है जनता की रक्षा करता है डेफिनेटली, है ना। आपके कस्बे में कहीं पर भी हिंसक पशु आ जाता है, जंगली जानवर आ जाता है, आप एक कॉल करते हैं, तुरंत जो है राज कर्मचारी आते हैं और उसको पकड़ करके ले जाते हैं। ठीक है बेटा। चलिए छठा है, मैं बहुत व्यापक रूप में बता रहा हूँ आपको, प्रजा के धर्म संस्कृति की रक्षा। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वास्तविक रूप में यहाँ प्रजा के धर्म एवं संस्कृति की रक्षा ये भी राजा और राज्य का कार्य है। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो प्रजा का जो धर्म है, प्रजा का जो धर्म है, इस धर्म की रक्षा की जानी चाहिए। कोई भी किसी मनुष्य के, जनता के, लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। इसी के साथ में उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, प्रथा है, उसकी भी रक्षा जो है राजा के द्वारा की जाए। यहाँ धर्म का मतलब एक प्रकार से मैं कहूँगा जैसे वेद हैं, स्मृति हैं, है ना, तो वेद और स्मृतियों की जो रक्षा है वो राजा के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है बेटा। इसके बाद में सातवां है, किसमें आएगा सातवां, राज्य के प्रजा कल्याणकारी कार्य में। सातवां बिंदु नोट करें, असहायों की रक्षा तथा निर्धनों की मदद संबंधी कार्य। अब यहाँ राजा और जो राज्य है वह असहाय लोगों की रक्षा तथा निर्धनों की मदद संबंधी कार्य करे। असहाय का मतलब जैसे मान लीजिएगा वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, विधवा महिलाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, इन सब की जो है रक्षा राज्य के द्वारा की जाए। आधुनिक समय में आप देख सकते हैं राज्य के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। इसी के साथ निर्धनों की मदद, अर्थात जो व्यक्ति, जो लोग गरीब हैं, ठीक से अपना जो है भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, उनकी जो है सहायता भी राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। जो सक्षम नहीं है, असक्षम है, उनकी सहायता जो है राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। तो ये सात के सात कार्य राज्य के प्रजा कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इस आधार पर आप राज्य के कार्यों को आसानी से समझा सकते हैं। वैसे 7 बिंदु हो गए और 7 बिंदु में छठे बिंदु के अंतर्गत हमने यहाँ जो है 3 बिंदु
बना दिए हैं 4 बिंदु, एक चौथा ये हो गया 4 बिंदु, मतलब राज्य के आर्थिक कार्य में 4 बिंदु हो गए और राज्य के प्रजा कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत हमने जो है 7 बिंदु आपके लिए तैयार किए हैं। तो आप इन बिंदुओं के आधार पर कौटिल्य के राज्य के कार्यों को बड़े विस्तृत रूप में समझा सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए प्रयास किया है कि मैं इतना प्रयास करूं कि मेरे विद्यार्थियों को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप कौटिल्य के राज्य के कार्यों को इन बिंदुओं के आधार पर अच्छे से समझा सकते हैं। यस बेटा, अब हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। नोट करें निष्कर्ष। यस, निष्कर्ष संक्षेप में, सार रूप में। देखो, अब इन सब कार्यों का निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे बेटा, आप देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है निष्कर्ष केवल अनिवार्य कार्य नहीं करता। मतलब यहाँ निष्कर्ष में आप लिखे, मैं बोल रहा हूँ, कौटिल्य ने, आप नोट करें, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के केवल अनिवार्य कार्य ही नहीं बतलाए हैं या अनिवार्य कार्यों का ही उल्लेख नहीं किया है। अनिवार्य कार्य मतलब जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, ये जो है अनिवार्य कार्य में आएंगे। तो कौटिल्य ने केवल अनिवार्य कार्य ही नहीं करता राज्य, मतलब कौटिल्य ने कहा है कि राज्य जो है वो केवल अनिवार्य कार्य ही नहीं करता है, बल्कि कौटिल्य का जो राज्य है वो सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक उत्थान के अनेक कार्य करता है। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य केवल अनिवार्य कार्य ही नहीं करता। अनिवार्य कार्य मीन्स जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना है, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, केवल मैं कहूँगा कि लोगों की जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, है ना, ये अनिवार्य कार्य में आ जाता है। तो केवल अनिवार्य कार्य ही नहीं करता है राज्य, बल्कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों का जो उल्लेख किया है, हम कह सकते हैं, बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक उत्थान के अनेक कार्य करता है। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों का उल्लेख किया, तो हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य का जो राज्य है वो केवल अनिवार्य कार्य नहीं करता है, बल्कि कौटिल्य का राज्य सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक उत्थान के अनेक कार्य करता है। तो यहाँ आपने अच्छे से देख भी लिया है। हालांकि मैं यहाँ ये कहूँगा कि कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य के द्वारा जो है धर्मशालाओं की स्थापना की जाए, राज्य के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाए, राज्य के द्वारा जो है शिवालयों की स्थापना की जाए, ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई इन्होंने आध्यात्मिक कार्य की बात भी की है, नैतिक कार्य की बात भी की है, सामाजिक कार्य की बात की है, समाज व्यवस्था की, इसी के साथ में आर्थिक उत्थान की भी बात की। तो इसका मतलब जो है सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक उत्थान के अनेक कार्य करता है कौटिल्य का राज्य। मतलब जो राज्य है वह राज्य अनिवार्य कार्य नहीं करता है, बल्कि अनिवार्य कार्य के साथ साथ सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक उत्थान के अनेक कार्य करता है। फिर मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है, अब कौटिल्य ने राज्य के कार्यों का जो उल्लेख किया है, इन कार्यों के विवरण के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इन कार्यों के विवरण के आधार पर, इन कार्यों के वर्णन के आधार पर, इन कार्यों के वर्णन के आधार पर जो अर्थशास्त्र में किया है, इन कार्यों के वर्णन के आधार पर हम तत्कालिक युग का प्रजा हितकारी राज्य कह सकते हैं इसको। अर्थात इन कार्यों के आधार पर कौटिल्य के राज्य को, आप नोट करेंगे, इन कार्यों के विवरण के आधार पर कौटिल्य ने जो ये राज्य कार्य बताए हैं, इन कार्यों के विवरण के आधार पर कौटिल्य के राज्य को, नोट करें, कौटिल्य के राज्य को तत्कालिक युग का, नोट करें, कौटिल्य के राज्य को तत्कालिक युग का प्रजा हितकारी राज्य कहा जा सकता है। क्या? प्रजा हितकारी राज्य कहा जा सकता है। लेकिन क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिलती है? ये हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो ये हो गए राज्य के कार्य। ठीक है बेटा, मुझे पूरा विश्वास है आप कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार में जो 5वां शीर्षक राज्य के कार्य, इसे अच्छे से समझ गए हैं। अब किसी भी परीक्षा में किसी भी रूप में जो है कौटिल्य के राज्य के कार्य पूछे जाएं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने भरसक प्रयास किया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों के बारे में क्या कुछ कहा गया है। मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अच्छे से देखा है। कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है
15 के 15 जो अधिकरण हैं इनको अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद में आपके लिए लेक्चर तैयार किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे विद्यार्थी आप कौटिल्य के राज्य के कार्य को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।